नमस्कार साथियों, प्रयास के लॉ अवेयरनेस सीरीज़ में मैं एडवोकेट भुजंग दिलीप मोरे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है अरेस्ट। पार्ट फर्स्ट में हमने उसकी प्रोसीजर समझ के लेने की कोशिश की थी। उस समय हमने कुछ टर्म यूज़ किए थे, जैसे कि कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो होते क्या है उसको हम पहले समझ के लेने की कोशिश करेंगे। आईपीसी से जुड़े जो भी ऑफेंसेस है वो नॉन कॉग्निजेबल है या कॉग्निजेबल है, ये सीआरपीसी के अनुसूची 1 में समाविष्ट किया गया है। नॉर्मली जिन भी ऑफेंसेस की सज़ा 3 साल से कम है, ऐसे ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल में कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे भी ऑफेंसेस है जिनकी सज़ा ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो नॉन कॉग्निजेबल है, इसलिए अनुसूची 1 में उसको समाविष्ट किया गया है। आईपीसी के सेक्शन जो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, वो सब। और बेलेबल ऑफेंस मतलब ऐसे जो भी ऑफेंसेस है जिनकी सज़ा 3 साल से कम है, ऐसे ऑफेंसेस बेलेबल में डिस्क्राइब किए गए हैं। उसके बावजूद जो भी अदर ऑफेंसेस है जिनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा या उम्र कैद मौत तक की है, तो ऐसे नॉन बेलेबल में कंसिडर किए गए हैं। तो अभी हम जब भी किसी महिला को अरेस्ट किया जाता है तो उससे जुड़ी प्रोसीजर क्या होती है उसको हम समझ के लेने की कोशिश करेंगे। जब भी किसी महिला को, सस्पेक्टेड महिला को अरेस्ट करना होता है तो उसमें महिला ऑफिसर का होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ किसी भी महिला को सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद उस सस्पेक्टेड महिला को अरेस्ट करना बेहद ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में महिला ऑफिसर वहाँ के जो जुरिडिक्शन के मैजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने एप्लीकेशन मूव करेंगे। उस पर जब मैजिस्ट्रेट कंसीडर करके कुछ ऑर्डर करते हैं या वो एप्लीकेशन अलाउ करते हैं, उसके बाद में ही वो महिला ऑफिसर या जो भी वो सस्पेक्टेड महिला को अरेस्ट करने के लिए टीम जाने वाली है, उसमें एक महिला ऑफिसर के साथ में उस महिला को अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट करने के बाद किसी भी महिला को पुरुष लॉकअप में नहीं रखा जा सकता, यानी पुरुष और महिला के लॉकअप अलग अलग होना बेहद ज़रूरी है। तो जैसे अभी हमने देखा, इम्पोर्टेंट बातें थी। किसी भी महिला को अरेस्ट करते समय ध्यान में रखना होगा कि सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और इमरजेंसी सिचुएशन में अरेस्ट करना है तो मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेना बेहद ज़रूरी है। वैसे ही अरेस्ट के संदर्भ में और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 41A में ए से जुड़ी हुई है। कोई भी ऑफेंसेस है जिसकी सज़ा 7 साल से कम है, ऐसे ऑफेंसेस में पुलिस डायरेक्टली उस सस्पेक्टेड इंसान को अरेस्ट नहीं कर सकती। उनको पहले नोटिस इशू करना होता है उस सस्पेक्टेड इंसान को। उसके बाद में ही अगर वो खुद सेटिस्फाई कर पाते हैं कि उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है, तभी उसको अरेस्ट कर सकती है, वरना नहीं। तो अभी तक हम देख रहे थे कि अरेस्ट की प्रोसीजर क्या होती है। तो अभी हम अरेस्ट और हैंड कफिंग से जुड़े कुछ साइटेशन से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं, वो समझ के लेने की कोशिश करेंगे। उसमें आज हम जोगेंद्र कुमार वॉज स्टेट ऑफ यूपी, अरनेश कुमार वॉज स्टेट ऑफ बिहार, DK बसु वॉज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, शीला बारसी वॉज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, प्रेम शंकर शुक्ला वॉज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी वॉज स्टेट ऑफ आसाम। ये साइटेशंस को रेफ़र करके उससे जुड़े जो भी गाइडलाइंस है उसको समझ के लेने की कोशिश करेंगे। तो जब भी किसी सस्पेक्टेड इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है ये बताना बेहद ज़रूरी होता है। उसको अरेस्ट करने के बाद जो अरेस्ट मेमो प्रिपेयर किया जाता है, उस अरेस्ट मेमो में उस सस्पेक्टेड इंसान के साथ साथ उसके जुड़े जो भी रिलेटिव्स होंगे या फ्रेंड्स होंगे उनकी सिग्नेचर होना ज़रूरी है। अगर उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स वहाँ के नज़दीकी लोकेलिटी में नहीं रहते हैं, नहीं अवेलेबल है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं उनकी सिग्नेचर वो अरेस्ट मेमो में होना ज़रूरी होता है। जब भी ऐसे किसी सस्पेक्ट इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसके फैमिली को इन्फॉर्म करना होता है कि उसको अरेस्ट करके कहाँ पे रखा जा रहा है और उसको अरेस्ट क्यों किया गया है। अगर उसके फैमिली से जुड़े कोई कांटेक्ट में नहीं होंगे तो उसके जो फ्रेंड्स होंगे वो बताना जो सस्पेक्ट इंसान जिसको अरेस्ट किया गया है, अगर वो अपने किसी फ्रेंड को बताना चाह रहा है तो उसको बताना ज़रूरी होता है। जब भी किसी ऐसे सस्पेक्ट इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो जो पुलिस डायरी है उसमें मेंशन करना होता है उसको अरेस्ट क्यों किया गया, उसको अरेस्ट कितने बजे किया गया, उसको जो इन्वेस्टिगेशन हो ऑफेंस का वो ऑफिसर
कौन ऑफिसर करने वाले हैं, उनकी सारी डिटेल ये पुलिस डायरी में मौजूद होती है। जब भी ऐसे किसी सस्पेक्ट इंसान को अरेस्ट किया जाता है, उससे जुड़े जो भी कागजात है या डॉक्यूमेंट्स है, अरेस्ट मेमो है, वो नज़दीकी मैजिस्ट्रेट के सामने भेजने होते हैं। और जब भी ऐसे इंसान को अरेस्ट किया जाता है, तब वहाँ जो पुलिस हेडक्वार्टर है उनको इन्फॉर्म करना होता है, ऐसे ऐसे सस्पेक्ट इंसान को आज हमने इतने इतने बजे अरेस्ट किया गया है। उसी के साथ ही जब भी किसी सस्पेक्ट इंसान को या महिला सस्पेक्टेड को अरेस्ट किया जाता है, तो लीगल एड कमेटी है, उनको भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है कि ऐसे ऐसे पर्सन को आज हमने अरेस्ट किया है। उसके बाद में लीगल एड कमेटी ये कंफर्म करती है कि उनको लीगल एड से एडवोकेट चाहिए या नहीं। तो ऐसे हमने देखा, अरेस्ट करते समय बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू किए हैं, ताकि जो भी सस्पेक्टेड है या जो भी सिटीजन्स है, उनके राइट्स का वायोलेशन नहीं होना चाहिए। वैसे जब हैंड कफिंग की अगर बात करें, तो उसमें आज हम 2 साइटेशन रेफ़र कर रहे हैं, जो प्रेम शंकर शुक्ला वॉज अ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी वॉज अ स्टेट ऑफ आसाम। तो इसमें कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हैं, जब भी किसी को अगर हैंड कफिंग करना है तो उसका बेहद स्ट्रॉन्ग रीज़न होना ज़रूरी है। किसी को भी हैंड कफिंग मैकेनिकली या किसी को डायरेक्टली ऐसा हैंड कफिंग नहीं कर सकते। या तो जिसको पकड़ा गया है, या तो ऐसी सिचुएशन में है, अगर उसको हैंड कफिंग नहीं किया जाए तो सुसाइड कर सकता है या भाग सकता है, या जो भी ऑफिसर है उन पे हमला कर सकता है। जब भी किसी इंसान को वारंट में, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने इशू किया वारंट है, उसमें अरेस्ट किया जाता है, तो उसमें हैंड कफिंग नहीं कर सकते विदाउट मैजिस्ट्रेट के परमिशन से। तो ऐसे कई सारे गाइडलाइंस है जिनको आज हमने जानने की कोशिश की है। तो धन्यवाद साथियों, आपके कीमती समय के लिए।